गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने जा रहे हैं कहानी लेखन के बारे में। कहानी लेखन अक्सर आपने कक्षा 7 में या 6 में अपने कहानी लेखन किया होगा। कहानी लेखन मतलब अंग्रेजी में स्टोरी राइटिंग। रूपरेखा पर से कहानी लिखनी होती है। गुजराती में उसे मुद्दा पर थी वार्ताओं। आपको रूपरेखा दी जाती है। रूपरेखा के आधार पर आपको उस कहानी की सीख लिखनी होती है, उसका मोरल लिखना होता है और आपको वह कहानी अपनी कल्पना के अनुसार लिखनी होती है। आपको कहानी की रूपरेखा दी जाती है। हर एक व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुसार कहानी लिखता है। जैसे लेखक साहित्यकार जो कहानी लिखते हैं वे अपनी कल्पना के अनुसार लिखते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान में रखना होता है, जब आप कोई कहानी लिख रहे हैं तो यहाँ पर जो दी जाती है परीक्षा के लिए, इम्तिहान के लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें ये बात सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है कि आपको जो रूपरेखा दी जाती है उसी के आधार पर आपको कहानी लिखनी होती है। समझ में आ गया दोस्तों? और इसके बाद इसकी सीख लिखनी होती है। आमतौर पर अगर आपको मैं कहूँ कि आप अपनी कल्पना के आधार पर एक कहानी लिखो, मैं आपको कोई रूपरेखा या कोई पॉइंट्स नहीं दे रहा, आप कहानी लिखो अपने आप, तो आप सोच विचार करके अपनी कल्पना के अनुसार कोई भी कहानी अपने आप लिख सकते हैं। लेकिन जब आपको रूपरेखा दी जाती है तो आपको ये ध्यान में रखना होता है कि रूपरेखा के आधार पर ही कहानी लिखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक निर्दयी राजा, वन क्रूअल किंग, यू हैव टू थिंक अबाउट किंग। आपको ये सोचना होता है कि एक राजा था, लेकिन राजा कहाँ होता है, आपको ये सोचना होता है कि एक ही पॉइंट्स पर राजा कहाँ होता है। तो राजा होता है, उसका राज होता है, और राजा होता है मतलब किसी नगर का राजा होता है, और नगर का राजा होता है मतलब उसका नाम आपको लिखना पड़ता है, और राजा का भी नाम लिखना पड़ता है, और राजा कहाँ का था वह लिखना पड़ता है। प्रजा में कैसा था, अच्छा था या बुरा, वह लिखना पड़ता है, और उसका स्वभाव प्रजा के लिए, जनता के लिए कैसा था वह लिखना पड़ता है। हर धर्म के लोग उस नगर में रहते थे, उसका व्यवहार कैसा था, यथा राजा तथा प्रजा के अनुसार कैसी घटनाएं होती थी, और वह राजा किस प्रकार से पेश आता था, ठीक यह लिखना होता है। यहाँ दूसरा पॉइंट है गुलाम को दंड। यह पुराने ज़माने की बात है। गुलाम को दंड मतलब यह बहुत कई सदियों पहले की बात है, जब इंसान को एज अ स्लेव रखा जाता था और गुलाम का जंगल में भाग जाना, गुलाम को दंड, दंड यानी पनिशमेंट, गुलाम का जंगल में भाग जाना यानी गुलाम अपनी गुलामी से तंग आकर जंगल की ओर भाग जाता है। अचानक उसकी सिंह के साथ, शेर के साथ मुलाकात होती है। सिंह के पैर से कांटा निकालता है वह। मित्रता, गुलाम की गिरफ्तारी। आप देखिए दोस्तों, एक एक जो पॉइंट्स दिया जाता है, एक एक रूपरेखा का प्रारूप होता है, एक एक रूपरेखा होती है। इसके आधार पर आपको अपनी कल्पना के अनुसार लिखना होता है। लेकिन आपको यह ध्यान में रखना होता है कि जो रूपरेखा दी गई है उसके आधार पर ही आपको कहानी लिखनी होती है, क्योंकि हम नियमों से बंधे हुए हैं कि जो रूपरेखा है, तो यहाँ आपको सिंह के साथ, शेर के साथ उसकी मित्रता हो जाती है, तो आप मित्रता के बारे में ही लिख सकते हैं। मतलब आप ऐसा नहीं लिख सकते दुश्मनी हो गई या उसने उसको खा लिया, ऐसी बात नहीं लिख सकते। उसका कारण क्या है कि हम बंधे हुए हैं। अगर आप अपनी कल्पना से कोई कहानी लिखेंगे, मैं कहूँगा कि आप अपनी कल्पना से कोई कहानी लिखिए अपने आप हिंदी में, तो आप जितने भी आपके अनुभव हैं, आपकी अनुभूति है, उसकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है दोस्तों। गुलाम की गिरफ्तारी, मौत की सज़ा, उसे भूखे सिंह के सामने छोड़ना, सिंह का स्नेहपूर्ण व्यवहार, दोनों की रिहाई और सीख। अब देखिए कि यह कहानी इस प्रकार से शुरू होती है। अलग अलग पॉइंट्स के आधार पर आपको एक एक पॉइंट्स के आधार पर दो तीन चार वाक्य बनाने होते हैं, अपनी कल्पना उसमें जोड़नी होती है। कल्पना के साथ योर क्रिएटिविटी, आपकी मौलिकता होनी चाहिए। मतलब सर्जन तभी होता है जैसे कल्पना हो, मौलिकता हो
और कल्पना के आधार पर रूपरेखा के हर एक पॉइंट्स, मुद्दे, रूपरेखा हमने सोची समझी हो। एक बार समझने से सीधा कहानी लिखना गलत बात है। एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो। पढ़ने के बाद सोचो कि इस कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है, इस कहानी की मध्यवर्ती विचार क्या होता है, व्हाट इज सेंट्रलाइज आइडिया ऑफ द स्टोरी, एंड इट इज टोल्ड बाय definition of English means what is definition. Title, a good title should be short, specific, attractive and new. मतलब एक शीर्षक गहनता देने वाला, संक्षिप्त और अच्छा होना चाहिए, जिसमें जो बात की गई है उसकी गहराई होनी चाहिए। तो ये बातें हमें आवश्यक होती है कि ये बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, हर एक रूपरेखा के आधार पर हमें अलग अलग प्रकार के जैसे विचारों में परिवर्तन होता है, कहानी का घटनाक्रम आगे बढ़ता है, हमें अलग अलग प्रकार के परिच्छेद मतलब पैराग्राफ बनाने चाहिए। विषय वस्तु से संबंधित हमें यही बात ध्यान में रखनी होती है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमको पता चलेगा कि कहानी किस ओर बढ़ रही है। कहानी यानी कोई भी स्टोरी वह फ्लुएंटली होनी चाहिए। फ्लुएंटली मतलब इनोवेटिव और क्रिएटिव और विथ इमेजिन और विथ योर innovative ideas should be there. Like one person is writing a story and another person writing, means two person are different in imaging. फॉर एग्जाम्पल, एक पानी का भरा ग्लास है तो आधा पानी भरा है, आधा पानी उसमें है, किसी को आधा खाली दिखाई देता है, किसी को भरा हुआ दिखाई देता है। एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। मनुष्य के देखने का नज़रिया अलग होता है, उसके अनुसार उसको नज़ारा दिखता है। कहने का मतलब यही है कि जो लिखता है वह काल्पनिकता, सृजनात्मकता और मौलिकता उसमें होनी चाहिए। यहाँ पर एक कहानी है, शीर्षक हम देते हैं एक निर्दयी राजा था, गुलाम को दंड देते हैं। तो पहली बात थी, एक सिंह था और एक गुलाम था। इसके अलावा टाइटल दे सकते हैं शॉर्ट एंड स्वीट, कृतज्ञता। दोस्तों याद रखना, कृतज्ञता ज्ञ है यहाँ पर, ज्ञान का, विज्ञान का। अगर यहाँ द और न जोड़ दे तो उसका अर्थ विपरीत हो जाए। कृतज्ञ मतलब किसी ने आपको उपकार किया है, उसके बदले में आप उसके प्रति अच्छा भाव रखते हैं और उपकार करते हैं। भलाई के बदले में भलाई करने वाला कृत्य जो कहा जाता है उसे कृतज्ञता कही जाती है। और कृतज्ञता द और न जोड़कर लिखा जाता है, जो भलाई के बदले में बुराई करता है वह। तो यहाँ न है कृतज्ञता, आभार का भाव प्रकट करना। तो कहानी इस प्रकार से शुरू होती है कि ग्रीस देश का एक राजा बहुत निर्दयी था। निर्दयी मीन्स इन इंग्लिश वी कैन टेल दैट क्रूअल। उसके यहाँ अनेक गुलाम थे। वह बहुत सालों पहले की बात है, पुराने ज़माने की बात है, जब गुलाम प्रथा ग्रीक आदि देशों में प्रचलित थी। और वह गुलामों को अक्सर उनका कोई जीवन नहीं होता है, जानवर जैसा जीवन होता था। लगातार उनसे 24/7 24 घंटों मजदूरी करवाई जाती थी और वह उन्हें सख्त मजदूरी करवाता था। एक बार एक गुलाम ने चोरी से फल खा लिया। गुलाम को इजाज़त नहीं है। जैसे बैल खेतों में जोते जाते हैं तो उन पर उसके मुंह पर बांध दिया जाता है, ठीक वैसे गुलाम की हालत यही होती है कि वह कुछ नहीं कर सकता। एक गुलाम भूखा हुआ, उसने एक फल खा लिया। गुलाम अभी लड़का ही था, नौजवान ही था, फिर भी राजा ने उसे कठोर दंड देने का निश्चय किया। क्योंकि अगर एक गुलाम गुस्ताखी करता है तो अगर वह सामने आया और उसने ऐसा छोटा भी गुनाह कर लिया, लेकिन दूसरे लोगों को डराने के लिए, इस दुनिया में डर नाम की चीज़ है, लोगों को डराने के लिए धमकाने लगी। पूरा इतिहास आप देखें तो इतिहास में जितने भी शासक हुए हैं, सभी शासकों ने डर के माहौल से सब कुछ किया है। आपने देखा होगा, डर बहुत बड़ी चीज़। किसी को इसके बारे में डराओ, किसी को धर्म के बारे में डराओ, हर एक डर के कारण जो घटना होती है वह ठीक वैसे ही उसने डर बिठाने के लिए उसे कठोर पनिशमेंट यानी दंड देने का फैसला कर दिया। गुलाम बंधा हुआ था और जैसे ही उसे मौका मिला वह अपनी जंजीर तोड़कर जंगल में भाग गया।
उसको मालूम था कि उसे बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली थी, इसलिए वह उसके डर से भाग गया। वह जंगल में जाकर एक झाड़ी में छिप कर बैठ गया। घटनाक्रम आगे बढ़ता है दोस्तों। पहले पैराग्राफ में परिचित में हमने देखा कि कहाँ की घटना है, राजा कौन सा था। दूसरी बात गुलाम को दंड, तो उसके आधार पर हमने अपने प्रारूप को आगे बढ़ाया। और लड़का झाड़ी से निकलकर सिंह के पास गया। उसे लगा कि शेर के पैर में कुछ तकलीफ थी। वो झाड़ी में बैठा एक शेर के कराहने की दुख भरी जो आवाज़ होती है उसे आह कहते हैं, दर्द भरी आवाज़। तो उसके कराहने की आवाज़ आई और वह देखता है, लड़का देखता है तो झाड़ी से निकलकर वह सिंह के पास आ गया। अक्सर उसे डर था कि शेर उसे मार डालेगा, लेकिन इंसानियत बहुत बड़ा धर्म होता है और वह इसीलिए शेर के पास गया, सिंह के पास गया। उसे लगा कि सिंह के पैर में कुछ तकलीफ है। उसने सिंह के पैर का दायां पंजा उठाकर देखा। जो दायां पंजा था, जो राइट उसका पंजा था, उसे उठाया और उसमें देखा तो एक बहुत बड़ा कांटा घुस गया था। लड़के ने धीरे से वह कांटा निकाल दिया। सिंह की पीड़ा दूर हो गई। लड़के ने धीरे से, सिंह को दर्द न हो उस तरीके से उसके कांटे को निकाल दिया। सिंह की पीड़ा दूर हो गई। इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। एक शेर जो वायलेंट, हिंसक माना जाता है, मनुष्य को देखकर उसे मार डालता है, लेकिन सिंह के पैर से उसने कांटा निकाला था। अब आगे बढ़ते हैं कि अलग अलग मुद्दे को हमने आगे बढ़ाए, अलग अलग रूपरेखा के पॉइंट्स को आगे बढ़ाए और इसके आधार पर आप देखें कि सिंह से भेंट, मुलाकात हुई, उसके बाद सिंह के पैर से कांटा निकालना। एक एक पॉइंट्स पर, रूपरेखा के पॉइंट्स पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखना प्रयास करेंगे और यह भी ध्यान में रखना है कि उसका वेटेज क्या है, व्हाट इज़ वेटेज ऑफ मार्क्स। 5 या 6 मार्क्स है तो उसके आधार पर उतनी कहानी लिखी जाएगी। निबंध लेखन में जितनी ज़्यादा वेटेज है उस प्रकार से लिखा जाता है। सिंह की पीड़ा दूर हो गई। इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। गुलाम लड़के को पकड़ने के लिए राजा के सिपाही चारों ओर घूम रहे थे। उस गुलाम लड़के को पकड़ने के लिए जो राजा था ग्रीस देश का, उसके जो सैनिक थे वे चारों ओर घूम रहे थे। उनको पता चला कि एक गुलाम भाग गया है और अगर एक गुलाम भाग जाता है तो दूसरे गुलाम में से डर दूर हो जाता है और इसीलिए राजा के सिपाही चारों ओर घूम रहे थे। उन्होंने लड़के को जंगल में देख लिया कि उसे गिरफ्तार कर राजा के सामने ले गए। उसको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया और राजा के सामने ले गए। राजा ने लड़के को मौत की सजा सुनाते हुए कहा, राजा बहुत निर्दयी था। किंग वॉज वेरी क्रूअल। उसने कहा इस लड़के को मौत की सजाएं सुनाई जाए, इसे भूखे सिंह के सामने डाल दिया जाए। कोई भूखा सिंह हो बहुत दिनों से, उसके सामने उसे डाल दो। यानी कि इस प्रकार से पुराने ज़माने में अत्याचार होते थे और इस प्रकार की सजाएं भी होती थी। तो भूखे सिंह के सामने उसे डाल दिया जाए। जंगल से सिंह को पकड़ कर लाया गया और जो शिकारी थे वे जंगल में गए और जंगल में जाकर शेर को पकड़कर, सिंह को पकड़कर लाए और उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया। फिर उसी लड़के को उसी पिंजरे में बंद कर दिया गया। जहाँ शेर रखा था वहीं उस लड़के को बंद कर दिया गया ताकि बहुत दिनों से भूखा शेर उसको अपना निवाला बना दे। भूखा सिंह उस लड़के को खाने के लिए झपटा। अचानक भूख के कारण, भूख का दुख जानवर हो या इंसान सहन नहीं होता है और इसीलिए वह खाने के लिए झपटा, परंतु एकदम रुक गया। वह उस लड़के के पैर चाटने लगा। वह अचानक उस लड़के के पैर चाटने लगा। वास्तव में दोस्तों वह यही सिंह था जिसके पैर से उस लड़के ने कांटा निकाला था। जब वह जंगल में गया था, झाड़ी में छिप गया था, वहाँ जो कराहता हुआ सिंह था, जो अपने पैर में, अपने दाएं पंजे में बहुत बड़ा कांटा लगा था और जिस लड़के ने बड़े प्यार से उसे निकाला था, वही शेर था और वह प्यार से उस लड़के के पैर को चाटने लगा।
आगे बढ़ते हुए घटनाक्रम न्यू पैराग्राफ हम बनाएंगे। लड़के के प्रति सिंह के इस स्नेहपूर्ण प्यारपूर्ण व्यवहार को देखकर सब लोग आश्चर्य में चकित हो गए। चकित हो जाना, हैरत आ जाना, विस्मय आ जाना, आश्चर्य आ जाना। आश्चर्य में राजा भी इससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, जब जंगल का राजा इस लड़के के प्रति दयालु है, शेर तो जंगल का राजा कहा जाता है, वह जो उस पर दया दृष्टि रख सकता है, तो मुझे भी इस पर दया करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने लड़के को क्षमा कर दिया। उसने सिंह और लड़के को गुलामी के बंधन से मुक्त कर दिया। जो ग्रीस देश का बहुत ही बुरा निर्दय माने जाने वाला राजा था, वह भी जैसे ही शेर ने सिंह ने उसके प्रति दया दृष्टि दिखाई, वह ऐसा सोचने लगा कि अगर जंगल का राजा इस लड़के के प्रति दयालु है तो मैं भी क्यों न दया करूं। ऐसा सोचकर उसने लड़के को क्षमा कर दिया। और क्षमा करना, क्षमा वीरस्य भूषणम, दोस्तों ऐसा संस्कृत में कहा जाता है कि क्षमा वीरों का आभूषण होता है। और उसने सिंह और लड़के को गुलामी के बंधन से मुक्त कर दिया। सिर्फ सिंह को नहीं, जो कई सालों से ग्रीक देश के राजा के यहाँ गुलाम था, दोनों को राजा ने गुलामी से मुक्त कर दिया, हमेशा के लिए उन्हें आज़ाद कर दिया। और दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी शीर्षक लिखना होता है, द डेफिनेशन ऑफ टाइटल इज ए गुड टाइटल शुड बी शॉर्ट, स्पेसिफिक, अट्रैक्टिव एंड इट शुड बी न्यू। मतलब किसी भी शीर्षक में एक गहनता होनी चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और केंद्रवर्ती विचार को लेकर चलना चाहिए। और यही यह शीर्षक है, सिंह और गुलाम और कृतज्ञता या भलाई के बदले में भलाई। और इससे मोरल जो मिलता है, कहीं भी आप हमारी पंचतंत्र की कहानी देखें, हितोपदेश की कहानी देखें, तेनालीरामन की कहानी देखें, कोई भी कहानी देखें, दुनिया में जितनी भी कहानी या जितना भी साहित्य लिखा गया है, वह चाहे रामायण हो, बड़े से बड़ा महाकाव्य महाभारत हो, दुनिया का सबसे बड़ा कोई एपिक हो, उसका मोरल ही रहता है। मतलब मोरल के आधार पर ये सब लिखे जाते हैं। बाकी सब बिंब और प्रतिबिंब, नाम, पात्र, चरित्र चित्रण होते हैं। तो उसका मोरल यहाँ दिया गया है कि अगर दुनिया में सबसे वायलेंट कहे जाने वाले हिंसक, जो मूलभूत जानवर का ये स्वभाव होता है, वे भी अगर अपने पर किए उपकार को नहीं भूलते, तो इंसान को तो हमेशा यह बात याद रखनी चाहिए। दोस्तों आशा रखता हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आई होगी। कृतज्ञता अथवा सिंह और गुलाम यह शीर्षक है। आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, मैंने जो कहानी समझाई, एक एक रूपरेखा के आधार पर आप अपनी काल्पनिकता, अपनी मौलिकता, अपनी सृजनात्मकता और अपने विचारों के आधार पर आप लिख सकते हैं इस कहानी को। मैंने जो समझाया, आप अपनी रूपरेखा के आधार पर अलग अलग विचारों से कहानी के नीति नियमों को ध्यान में रखते हुए अगर लिखेंगे तो हो सकता है कि यहाँ जो मैंने आपको समझाई उससे भी ज़्यादा, नॉट गुड, बेटर, बेस्ट कहानी आप लिख सकते हैं। नॉट सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम लिख सकते हैं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। दोस्तों दूसरी कहानी मैं आपको उसके पॉइंट्स बोलने जा रहा हूँ। आपको होमवर्क में यह लिखनी है, मैं आपको बाद में भेजूँगा। और वही कहानी राजा की है, दूसरे राजा की कहानी है। आप एक राजा से दूसरे राजा की ओर बढ़ते हैं। पहली कहानी के पॉइंट्स आप लिखना चाहते तो लिख लीजिए अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में। शीर्षक यही है कि निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। उचित शीर्षक दीजिए। रूपरेखा मतलब पॉइंट्स, मतलब एक राजा, एक राजा, एक राजा, डैश, लड़ाई में हारना,
शत्रु का भय। सर इसके पॉइंट ऐसे नहीं भेजेंगे सर आप? यस यस, आई विल सेंड यू, डोंट वरी। ओके सर। जस्ट यू राइट। फॉर राइटिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी श्रुत लेखन बंद हो गया है ना, इसलिए। एक राजा, लड़ाई में हारना, लड़ाई में हारना, शत्रु का भय, शत्रु का भय, य होता है ना, य, ई नहीं, शत्रु मतलब दुश्मन। डैश, गुफा में छिपना। अगर गलती हो वर्तनी या स्पेलिंग की तो मैं भेजूंगा, तब आप उसे सुधार लेना। छत पर मकड़ी का चढ़ना गिरना, मकड़ी मतलब स्पाइडर। छत पर मकड़ी का चढ़ना गिरना, चढ़ना गिरना, गिर स्वय। अनेक बार चढ़ना गिरना, अनेक बार चढ़ना गिरना। फिर से एक बार, एक राजा, लड़ाई में हारना, शत्रु का भय, गुफा में छिपना, छत पर मकड़ी का चढ़ना गिरना, अनेक बार चढ़ना गिरना, अंत में सफलता, राजा में हिम्मत आना, साहस जुटाना, फिर से चढ़ाई करना, जीतना सीख। फिर से एक बार, एक राजा, लड़ाई में हारना, शत्रु का भय, भय मतलब डर, गुफा में छिपना, छत पर मकड़ी का चढ़ना गिरना, अनेक बार चढ़ना गिरना, अंत में सफलता, राजा में हिम्मत आना, साहस जुटाना, फिर से चढ़ाई करना, जीतना और सीख। फिर से एक बार, एक राजा, लड़ाई में हारना, शत्रु का भय, गुफा में छिपना, छत पर मकड़ी का चढ़ना गिरना, अनेक बार चढ़ना गिरना, अंत में सफलता, राजा में हिम्मत आना, साहस जुटाना, फिर से चढ़ाई करना, जीतना और सीख। दोस्तों यहाँ पर एक राजा की कहानी आप लिख सकते हैं कि एक चंद्रनगर नाम का राज्य था और उसमें एक राजा चंद्रसेन नामक था। एक बार दुश्मनों ने हमला कर दिया, इन शॉर्ट आई विल टेल यू, और राजा डर से जंगल की ओर चला गया और गुफा में छिप गया, और वहाँ पर वह छिप जाता है। वहाँ पर एक मकड़ी होती है, मतलब स्पाइडर होता है, वह दीवार पर चढ़ता है, नीचे गिरता है, बार बार चढ़ता गिरता है, फिर एक बार सफलता प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और स्वीकार करो। मतलब जो फेलियर है, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सक्सेस। निष्फलता सफलताની ચાવી છે। मतलब મને મળી નિષ્ફળતા अनेक, તેથી सफल થયો કાંઈક હું जिंदगीમાં। बार बार की असफलता से आदमी सफल होता है। दुनिया के अनेक वैज्ञानिकों ने, अनेक स्पोर्ट्स पर्सन, खिलाड़ियों ने सफलता एक ही रात में हासिल नहीं की है। मोरल ये है, और लगातार प्रयास करने के बाद सफल होते हैं। मतलब हमको ये बात ध्यान में रखकर आप अपनी तरीके से यह लिखेंगे। धन्यवाद। अगर आपको कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। और आपको जो होमवर्क दिया जाएगा, आपको कहानी होगी उसमें, और दूसरे व्याकरण के जो पॉइंट्स होंगे और वो भी आपको लिखने हैं। इस एक कहानी तो होगी ही यही, और इसके अलावा आपको व्याकरण के पॉइंट्स होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप फ़ोन कर सकते हैं। ज़्यादातर जो भी मैंने आपको दिया होमवर्क, आपको उसके पेज होमवर्क में वर्कबुक के भेजे गए हैं, और इनमें से आप लिख सकते हैं। और कोई समस्या हो और आप ना लिख पाए तो मुझे कहना, मैं आपको समझाऊंगा। समझ में आ गया? आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। आप एग्जिट हो सकते हैं। और जो मित्र शायद स्क्रीन शेयर करने के बाद जो ऐड नहीं हो पाया है, उनके लिए मैं ऑफलाइन वीडियो सेंड कर रहा हूँ। ओके सर।
हाँ, हाय। अब एग्जिट हो जाइए। व्याकरण व्याकरण जो वर्कबुक है उसमें से मैं आपको होमवर्क में दीपावली वैकेशन में दिया है, वो आपको लिख लेना। ज़्यादा नहीं है लेकिन लगेगा ज़्यादा। बंद है कि फिर जाकर? हाँ, बंद है कि जाना? या बंद कर दूँ?